लो। चलिए देखिए बच्चों, सर्किल स्टार्ट करते हैं। सर्किल में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस बार के लिए जो है वो है कि प्रूफ करना कि किसी टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है ना। जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल लेंथ के हुए करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए पढ़ो भाई, आंचल पढ़िए थ्योरम्स। Yes, sir. The tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Second, the length of tangent drawn from an external point to a circle I equal. चलिए, तो ये दो 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 चीज़ें हैं। ओके, पहली चीज़ में कहा गया है कि जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे पड़ती है सर्कल पे, वो जिस पॉइंट पे पड़ती है उस गुड पॉइंट इवनिंग सर। को, गुड इवनिंग बेटा, टेंजेंट जिस पॉइंट पे पड़ती है बेटा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरी बात कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। अब आइए प्रूफ करते हैं इस बात को। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। क्या गिवन है, मान लेते हैं बच्चों एक सर्कल ए है, इस सर्कल सी, सर्कल का नाम सी है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। सी इज़ द सर्कल, सेंटर इज़ द ओ, रेडियस इज़ द आर। ये लिखने का तरीका है। और इस पर दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी हैं। एक टेंजेंट है बच्चों पी क्यू और एक टेंजेंट है पी आर। ये दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी हैं एक्सटर्नल पॉइंट पी से। तो आपको प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो क्या करोगे बच्चों, दो ट्रायंगल ले लोगे। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये कॉमन साइड है, ओके, जो हाइपोटेनस बन जाएगी। और ये साइड और ये साइड दोनों रेडियस हैं। तो क्या थ्योरम लग जाएगी, आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो दोनों के पास एक राइट एंगल है, दोनों के पास एक कॉमन हाइपोटेनस है और दोनों के पास साइड इक्वल हैं। तो आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्गुरेंट। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों। और जब कॉन्गुरेंट हो जाएंगे तो पी क्यू इक्वल टू पी आर, यही प्रूफ करना था। बोलो बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से करके भेजो इसको, 2 मिनट में कर लो जल्दी से एक बार, फास्ट एकदम, एकदम जल्दी से कर लो इसको। चलिए अब इसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2। ये सारे के सारे होमवर्क एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, अपन पूरे कर चुके हैं। इसको एक बार फिर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कल पूछेंगे अपन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस चैप्टर से कुछ डिलीट हुआ है क्या? नहीं, इसमें से कुछ नहीं हुआ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41 और भी हैं। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और ये बच्चों ये सारे MCQs करो, कल करने हैं आपको ये। कल में सारे जितने क्वेश्चंस हैं इसमें जो दो डाउट आएंगे ये सारे बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। ये इसमें जितने भी लिखे हैं NCERT के भी हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए 13 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों, अगला चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में बच्चों केवल आपको टेंजेंट ड्रॉ करने को बचा हुआ है। होमवर्क है। हाँ ये सारे होमवर्क हैं बच्चों। 70। हाँ मतलब जितने बन सके उतने करने बच्चों आपको, ओके। ओके सर। हाँ एक दिन में सारे नहीं करने, जितने बन जाए उतने कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT के उसी के टाइप के हैं। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन में देखिए पहली चीज़ थी ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो रिमूव हो चुका है सिलेबस से, ट्रायंगल बनाने वाला पार्ट, ओके। तो ट्रायंगल हम पहले कर भी चुके हैं कि कैसे करते हैं। ये वाला पार्ट जो है ट्रायंगल से रिमूव हो चुका है। तो ट्रायंगल हम ड्रॉ नहीं करवा रहे हैं, हम आपको सीधे टेंजेंट ड्रॉ करवा रहे हैं कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है। चलिए
लिखो बच्चों, हेडिंग डालो, टू ड्रॉ अ टेंजेंट, टू ड्रॉ अ टेंजेंट। हाँ लिखो बच्चों, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P at a distance, draw a tangent from an external point P at a distance 8 centimeter from the center। मतलब बच्चों देख लो क्या है, ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक पॉइंट है, इससे आपको टेंजेंट बनाना है। बोलो क्लियर हुआ हर्षिता? सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है, केवल सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, उससे आपको टेंजेंट बनाना है, सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है। तो सर्कल सर कितना, वो पता कैसे चलेगा, उसके बिना तो होएगा ही नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही बोले हो, लिख लो, एकदम सही बोल रहे हो। लिखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो तो बनाना पड़ेगा। यस सर। लिखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। चलो तो पहला काम क्या करोगे बच्चों, पहला काम क्या करोगे, आप सर्कल ड्रॉ करोगे। एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, तो मान लो ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, और 4 सेंटीमीटर के बाहर, अब मैंने 8 बोल दिया है, वैसे हजम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा दिख रही है, तो 4 सेंटीमीटर के बाहर ये 4 सेंटीमीटर का गैप है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जिससे आपको टेंजेंट खींचनी है। बना लो, तो ये सर्कल है और सेंटर से 8 सेंटीमीटर, मतलब 4 तो यहीं पर आ गए थे, तो 4 बाहर पर ये पॉइंट है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अब देखिए बच्चों, ये ले लिया। अब एक काम करिए, P से लेके O को ज्वाइन कर दीजिए, ये P से लेके O को सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, और PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर के कट कर दो PO के लिए, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा M। और ऐसे लिखना है, टेकिंग M एज सेंटर एंड, ये लिखना है, ज्वाइन PO एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ PO। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, अब M को सेंटर लेकर के बेटा, और O को रेडियस लेकर के M पे रखेंगे अपना पॉइंटर, कंपास का वो निडल, और O को सेंटर लेकर के बच्चों एक सर्किल बनाओ। लिखो, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड PM और MO एज अ रेडियस, चाहे तो यहाँ की रेडियस ले लो चाहे यहाँ की ले लो, एक सर्किल बनाओ, और वो सर्किल को 2 पॉइंट पर काटेगी। वो सर्किल इस सर्किल को, पुराने सर्किल को 2 पॉइंट पर काटेगा, उसी पॉइंट से आप अपना ड्रॉ कर दो, वही आपकी बनेगी टेंजेंट। लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्किल एट 2 points A and B, join PA and PB, then PA and PB are the required 2 tangents। तो PA और PB जो है 2 टेंजेंट हो जाएंगी। ठीक है सर। परी ने बन गया परी? यस सर। यस सर, हो गया।
ओके चलिए आंचल, हैव यू डन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए होमवर्क लिख लीजिए। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बच्चों छोड़ देना, क्योंकि ट्रायंगल हट गया है ड्रॉ करना, केवल और केवल सर्किल रह गया सिलेबस में, और स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करना। तो स्ट्रेट लाइन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं कि कैसे डिवाइड करेंगे स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में एक सिंपल लाइन खींचना और उससे किसी भी एंगल पे एक लाइन खींच देना। अब आपको बोल दिया गया मान लो 3:4, तो टोटल कितना होता है 7, तो 7 पार्ट में इक्वल इक्वल लेंथ काट देना, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 वाले पार्ट को लास्ट इससे मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक ना। अब 7 के सामने 3 वाले पार्ट से 1 2 3 इसके पैरेलल इससे इसको ज्वाइन कर देना, तो बस मिल जाएगा 3:4। इसको पैरेलल बनाने का तरीका, यहाँ पर एक आर्क घुमाना, उसकी लेंथ को नापना, यहाँ पर आर्क घुमाना और उसकी लेंथ को काट देना। बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज का है, तो इसमें केवल हमको हटाया गया स्टेप डेविएशन मेथड हटाई गई है, बाकी कुछ नहीं हटा है, और ओजी हटा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो डायरेक्ट फार्मूला, मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला होता है बच्चों एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन। और स्टेप डिविएशन का मेथड का फार्मूला ये होता था, बट ये सिलेबस से हट चुका है इस बार। चलिए बच्चों लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो बच्चों आपको किस मेथड से फाइंड करनी है? आपको फाइंड करनी है डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड से। आपको स्टेप डेविएशन नहीं लगाना है, इसने स्टेप डेविएशन लगाया है, आपको स्टेप डेविएशन नहीं लगाना है। चलिए सॉल्व करके बताइए आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए, मीन निकाल के बताइए जल्दी से। हाँ बेटा क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, और आप उससे भी कर सकते हो बेटा डी आई से। तो डी आई वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है? Yes, sir. चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया। हाँ ये होमवर्क है इसके क्वेश्चंस 2 3 4 5 6। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, अगला कंसेप्ट पढ़ो। आंचल मॉड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा पढ़ो बेटा, मॉड। तो ये मॉड का फॉर्मूला है, ये लोअर लिमिट होती है एल, एल किससे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे देखते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी वाली क्लास होती है मॉडल क्लास, जैसे यहाँ पे है 36, तो ये हो गई मॉडल फ्रिक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं F1, इसके पीछे वाले को बोलते हैं F0 और इसके आगे वाले को बोलते हैं F2। तो लगा लोगे ये फार्मूला कि नहीं लगा पाओगे? Yes, sir. और 20 से 30 बन गई मॉडल क्लास, ये है लोअर लिमिट यानी कि L, ओके। और क्लास हाइट कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। पहले ये फार्मूला नोट करो बच्चों मॉड का। हर्षिता तुम्हारे आंसर्स नहीं आ रहे हैं फोटो में, क्यों? सर वो थोड़ा काटा पीटी हो गई। चलो ठीक है, हाँ नोट करिए फार्मूला। फार्मूला नोट करने के बाद ये काम कीजिए। डन। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन को आंसर निकालिए कि इसका मॉड क्या होगा। अब इसके बाद
क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मॉड के लिए क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क 2 3 4 5। अब इसके बाद बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज द फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस प्रीसीडिंग दैट गिवन क्लास। तो किसी गिवन क्लास के पीछे की सारी फ्रिक्वेंसी जोड़ने पर जो आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। बच्चों मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, ये मीडियन है, ये मीडियन निकालेंगे ग्रुप्ड वाले के लिए। मीडियन का फॉर्मूला L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसकी? प्रीसीडिंग क्लास की, F का मतलब मीडियन क्लास की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, और H का मतलब क्लास हाइट। और कब लगेंगे? जब सारे हाइट इक्वल हों। फॉर्मूला लिख लो, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H। and empirical formula 3 median equal to mod plus 2 mean। सर एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? बेटा मीन मॉड मीडियन में रिलेशन जो हुआ करता है उसे एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि मीडियन, मीन और मॉड में क्या रिलेशन होता है। देखो, तो मैंने बताया था सबसे टफ जो होता है मीडियन होता है, तो मीडियन को 3 मार्क्स दे दो तो 3 मीडियन। उसके बाद टफ होता है मीन, तो मीन को 2 मार्क्स, और मॉड है सबसे छोटा तो 1 नंबर। तो आंसर 3 मीडियन प्लस 2 मीन प्लस 1 मॉड। याद हो गया? यस सर। नहीं यूज किसमें करते हैं? बेटा आपको अगर मॉड दे दिया है, मीन दे दिया है और आपसे मीडियन पूछा गया है तब ये लगाओगे। जब आपको मीन या मॉड कोई भी 2 चीज़ें देख के जब आपको एक चीज़ पूछ ली गई हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? ओके सर। चलो नोट करो। सर डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए क्लास। देखो सबसे पहले बच्चों क्लास जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो 0.5 प्लस करके और 0.5 माइनस करके क्लास को कंटिन्यूअस बना लो सबसे पहले, क्योंकि मीडियन में क्लास कंटिन्यूअस होनी चाहिए। फिर CF निकाल लो। चलो इतना काम करो पहले, फिर इसके बाद ये फार्मूला लगेगा और फार्मूले के बाद मीडियन आ जाएगी। चलिए सॉल्व कीजिए इतना पहले। चलो लिखो क्लास बनाओ पहले, ओरिजिनल क्लास, फिर लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो। कंटिन्यूअस क्लास लगा कि CF निकालो और फार्मूला लगाओ। बिल्कुल सही है बच्चों, 106.11। नेक्स्ट होमवर्क लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन है। 4 5 6 7। बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में लेस देन मीन और लेस देन मेथड और ग्रेटर देन मेथड जो है, मोर देन मेथड जो OG इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। ओके, लीव, इसको आप छोड़ दीजिए। लेस देन, बस इतना याद रखना कि लेस देन मीन जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, और जो मोर देन मेथड होती है उसमें मोर देन मीन जो होता है वो ऊपर से नीचे जाता है। ओके यस सर। लेस देन में लेस देन टाइप टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, और मोर देन में मोर देन टाइप टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। और लेस देन और मोर देन ओजीव जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे मीडियन होता है। मतलब लेस देन ओजीव नीचे से ऊपर जाएगा, मोर देन ओजीव नीचे से ऊपर से नीचे आएगा। ये जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे दोनों, ये पॉइंट आपको एक्स एक्सेस में देगा मीडियन। यहाँ पे डेटा लिखोगे तो ये मीडियन देगा आपको। क्लियर?
यस सर। ये बना हुआ है ग्राफ एक टिपिकल डेटा का, लेस देन का और मोर देन का। चलिए हाँ बच्चों, इसका काम है केवल आपको CF बनाना। लिखो क्वेश्चन में, ये गिवन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको CF बनाना है और CF को प्लॉट कर दोगे तो ओजीब बन जाएगा। बस होता कुछ नहीं है, केवल CF को प्लॉट करते हैं। तो बच्चों लेस देन टाइप CF बनाइए इस क्वेश्चन में, जल्दी देखिए, देख के बताओ मेरे को बनेगा कि नहीं बनेगा। लेस देन टाइप CF, तो लेस देन Yes, sir, बन 120, जाएगा। लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200 और जोड़ते जाओ इनको। अपर लिमिट के साथ करना मतलब, हाँ, हमेशा लेस देन अपर लिमिट में और मोर देन लोअर लिमिट में। लोअर लिमिट में। यस सर। परी, आंचल, हर्षिता, बाकी बच्चे बोले बन जाएगा ये? यस सर, बन जाएगा। चलो ठीक है। ये सबके लोअर आपको लेस देन वो बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव करके लाइएगा, ऑब्जेक्टिव होमवर्क है। MCQs क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए अगला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अक्षत पढ़ो प्रोबेबिलिटी। Probability. The theoretical probability, that is also called classical probability of an event A, written as P of A, is defined as P of A is equal to number of outcomes favorable to A upon number of all possible outcomes of the experiment. Complementary events and probability. We denote that the event not E by E. This is called the complement event by E of event E. हाँ So बेटा, P of बेटा E. इसको ई बार कर लो। नॉट ई को अपन ई बार से दिखाते हैं। Yes sir. और याद रखना, किसी के होने और ना होने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है आंचल? होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। लिख लो ये फॉर्मूला, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। फॉर्मूला नोट कर लो। चलिए अब कुछ पॉइंट हैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। पढ़ो बेटा अक्षत। The probability of an event which is impossible to occur is 0. Such an event is called an impossible event. The probability of an event which is sure or certain to occur is 1. Such an event is called a sure event or a certain event. The probability of an event E is a number P of E such that P is less than P is equal to or greater than 0 but less than or equal to 1. मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम से कम 0 हो सकती है, अधिक से अधिक 1 हो सकती है और बाकी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो बोलेंगे उसको इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो उस इवेंट को बोलोगे वो श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट है। अगला पढ़ो बेटा। एन इवेंट, An event having only one outcome is called an elementary event. The sum of the probability of all the elementary event of an experiment is 1. बिल्कुल सही। एलिमेंट्री इवेंट, जैसे आपने सिक्का फेंका तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई बच्चों? 1/2 और टेल आने की Yes, प्रोबेबिलिटी sir. क्या हुई? 1/2। तो ये जो सिंगल प्रोबेबिलिटी बनती है एक एक एलिमेंट की, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अगर आप एलिमेंट्री इवेंट को जोड़ दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा? आपके पास आंसर, आपके पास 1. एलिमेंट्री इवेंट का आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? Yes sir. चलिए अब पढ़ते हैं, अब ताश के पत्तों के बारे में पढ़ते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए ताश के पत्ते में टोटल 4 स्विट होते हैं। क्लब यानी चिड़ी, डायमंड यानी ईट, हार्ट मतलब लाल पान और स्पेड मतलब काला पान। सबके पास एक एक इक्के, सबके पास 2 से लेके 10 तक 9 कार्ड, सबके पास जैक, sir. क्वीन, किंग। ठीक है ना? तो ये सबके पास जैक होता है, सबके पास, हर ग्रुप के पास एक जैक होता है, हर ग्रुप के पास एक क्वीन होती है और हर ग्रुप के पास एक किंग होता है। तो टोटल फेस वाले कार्ड कितने बन गए बच्चों? 12। तो ये कहलाते हैं फेस कार्ड।
ये कहलाते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स। सर ये जैक क्या होता है? जैक मतलब गुलाम, वो जो पत्ते देखना जोकर। उसमें, जोकर नहीं बेटा, जैक अलग होता है, जोकर अलग होता है। जोकर को तो हम काउंट लोग की नहीं किया भाषा में जाता जोकर नहीं, है। किंग जैक क्वीन मतलब जोकर। गुलाम, हाँ, किंग क्वीन जैक। तो अ डेक प्लेइंग, हाँ पढ़ो अक्षत, अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। A deck of playing card consists of 52 cards which are divided into 4 suits of 13 cards each. They are black spades, red hearts, red diamonds and black clubs. The cards in each suit are ace, king, queen, jack. That is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 and 2. Kings, queen and jacks are called face cards. चलिए ये हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन हो जाएं। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ो अक्षत। Two dice are thrown together. Find the probability that the sum of the numbers on the top of the dice is either 9 first and second 10. हाँ आंचल बताइए, 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स मिलते हैं 2 डाइस में? 36। 36 में बताओ सम न चाहिए 9 दोनों का, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे 9 के लिए? 3 आना चाहिए पहले में, 6 आना चाहिए दूसरे में। अगला बोलो। 4 and 4 एंड 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे सर। 4 5, फिर बोलो। 6 3 6 3, और बोलो। 5 4। 5 5 4, टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए और टोटल 36 हैं। बोलो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 1/9। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अगला करो 10 निकालने की। लिखने का तरीका नोट करो। 10 चाहिए है। 10 के कितने केस बनेंगे बच्चों बताओ? 3। आंसर प्रोबेबिलिटी बोलो परी। 3/36। बिल्कुल सही, 1/12। चलो सबको कंफर्म है, क्लियर है? यस सर। yes sir. अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा अक्षत। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. हाँ। Find the probability of getting one red color ace card. हाँ, लाल Second कलर का of- एस कितने होते हैं? एक या दो? दो। एक होता है उसका डायमंड का और एक होता है किसका? हार्ट का। तो 2 हो गए आउट ऑफ 52। प्रोबेबिलिटी 1/26। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। yes sir. हाँ चल, ए फेस कार्ड और अ स्पेड कार्ड, बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? या तो फेस कार्ड हो या तो स्पेड कार्ड हो। बोलो। Sir 12 face cards और स्पेड कार्ड? 3 face cards. हाँ 12 फेस कार्ड हो गए। 12 तो होते हैं फेस कार्ड, मानता हूँ। अब स्पेड कार्ड बताओ कितने होंगे? Sir 13 minus 3. क्यों 3 माइनस क्यों किया? सर फेस कार्ड को माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया, कारण बताओ। सर वो 12 फेस कार्ड पहले ले चुके हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि 12 फेस कार्ड में 3 स्पेड पहले ही आ चुके हैं। ये देखो ये फेस कार्ड है, इसमें स्पेड वाले पहले ही 3 आ चुके हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो उनको अगेन नहीं लोगे, तो इतने ही माने जाएंगे। बाकी के बाकी स्पेड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो यस और नो? यस सर। यस। हाँ चल, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर क्लियर है। तो टोटल हो गए 22। प्रोबेबिलिटी 22/52, आंसर 11/26। बोलो समझ में आया? यस सर आया समझ में। चलो नेक्स्ट। यस। चलो अगला हर्षिता बताओ, ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितने होते हैं? ब्लैक फेस कार्ड सर 6। 6, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 6/52, 3/26। बिल्कुल सही बच्चों, गुड। होमवर्क 1 2 ये जरूर कर लेना है, बहुत इजी चैप्टर है, एक बार में हो जाएगा 15-20 मिनट में। हाँ बेटा 3/26 करेक्ट आंसर। सर लेकिन स्टैंडर्ड पेपर में इसका वेटेज मात्र 1 मार्क्स का है। हाँ, नहीं, वो उसमें आ रहा है, बाकी में है उसमें 1 मार्क्स का नहीं है बेटा, ज़्यादा का है। नहीं सर 1 ही मार्क्स का, वो पेपर में वेटेज देखा था अपन ने, वो 1 ही मार्क्स का निकला था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MCQs 1 2 3 4 5 मार्क्स 6 का तो चैप्टर आ रहा है 7 स्टैटिस्टिक्स 8 हाँ सर वही 9 स्टैटिस्टिक्स सारा 10 मार्क्स का वही सर 11 12 13 14 15 16 और 10 मार्क्स का सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी एक्चुअली क्या है कि ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को एक यूनिट मानते हैं, तो उसके हाँ। प्रोबेबिलिटी के हिस्से के भी 5 नंबर स्टैटिस्टिक्स ने खा ली एक्चुअली, ऐसा हुआ। हाँ सर वही यस वो सर यूनिट के हिसाब से चलता है, इसलिए Yes, ऐसा हो sir. गया। सर अगर पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो सर्कल का ही होगा, क्योंकि सर ट्रायंगल ही बन जाता है, बस सर्कल इकलौता टॉपिक है अच्छा। जिसका अगर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आया तो वो नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, ट्रायंगल एनसीईआरटी के बाहर से आता है, सर्कल नहीं आता। सर चलिए। मेरे अब आप मैं जो क्वेश्चन भेजा तो सर्कल एनसीईआरटी के बाहर ही का तो था प्री बोर्ड 1 का पेपर था वो। अच्छा, प्रैक्टिस करा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दिया आपने। कराएंगे कराएंगे अभी प्रैक्टिस में कराऊंगा। आज कर लेना वो प्रैक्टिस और पूछ लेना बेटा। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अक्षत पढ़िए, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। Algebraic interpretation of pair of linear equations in two variables. The pair of linear equation represented by these lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. If a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of linear equation has exactly one solution. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then the pair of a linear equation has infinitely many number of solutions. If a1 upon a2 is equal to b1 upon c2 but not equal to c1 upon c2, then the pair of linear equation has no solution. चलिए ये तो एल्जेब्रिक कंडीशंस हो गई इनकी। अब चलिए Yes, sir. एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिकल दोनों इंटरप्रिटेशन पढ़ो बेटा। सीरियल नंबर 1 पेयर ऑफ लाइंस, कंपेयर Serial number one. रेशियो कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया, मतलब Yes, sir. इंटरसेक्टिंग लाइन। और एल्जेब्रिक हाँ. इंटरप्रिटेशन होगा यूनिक सोल्यूशन या एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब Yes, इस sir. केस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इस वाले केस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, और इस वाले में sir. दोनों लाइन पैरेलल होंगी। पढ़ दो अब बेटा। सर कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है वो बता दीजिए। देखो